जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया है पूर्ण विराम। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में विराम का प्रयोग होता है, किंतु प्रश्नात्मक या विस्मयात्मक होने से पूर्ण विराम के स्थान पर क्रमशः प्रश्न विराम अथवा विस्मय विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी हिंद की राष्ट्रभाषा है, देखिए आपने ये जो चिन्ह लगा इसे पूर्ण विराम कहेंगे। आप कहाँ जाते हैं, ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ओह, ये देखिए एक्सक्लामेशन मार्क है अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए विराम दिया गया, किसका नाम क्या, और यहाँ पर इसके चिन्हों को बताया गया। अगर पूर्ण विराम जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, ये एक खड़ी पाई होती है, अंग्रेजी में यही ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम को इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं, जिसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूप में दर्शाया गया है। अर्ध विराम के बाद है अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं, तो कॉमा को ऐसे ये इंडिकेट किया गया। आगे दिया गया अपूर्ण विराम, जिसे न्यून विराम या ब्यूरेड चिन्ह भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉलन कहते हैं, तो कॉलन को यहाँ पर इंडिकेट किया गया, आप देख सकते हैं। आगे दिया प्रश्न विराम, प्रश्न विराम मतलब क्वेश्चन मार्क ये है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया निर्देशन, जिसे कि डैश कहते हैं, डैश इस प्रकार से बना और इससे पहले एक विस्मय चिन्ह छूट रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये है ना। योजक संबंध, इसे हाइफन कहते हैं, यहाँ पर ये रखा गया। जैसे माता पिता जब लिखा जाता है, दिन रात लिखा जाता है, तो बीच में एक हाइफन लगा होता है, ये योजन होता है। अवतरण विराम या उद्धरण चिन्ह, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आगे दिया गया लोप विराम, लोप विराम का मतलब यहाँ पे देखिए डॉट 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 है ना। आगे लाघव, लाघव या फिर संक्षेप सूचक, जैसे मान के चलिए लिखा होता है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तो ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे पूर्व लिखा रहता है, फिर यहाँ पर लिखा रहता है माध्यमिक और यहाँ पर विद्यालय। तो देखिए ये मतलब यहाँ पे क्या है, इसका लाघव चिन्ह है। त्रुटि विराम, अगर जिसे हंस पद भी कहते हैं, कभी कोई गलती हो जाए तो आप ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं मेरा भारत महान है, आपको लिखना था मेरा भारत, आपने लिखा ऐसे है लिख दिया, महान छूट गया तो आप ऐसे चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे महान, तो ये हो जाएगा त्रुटि बोधक चिन्ह। आगे कोष्टक, कोष्टक तो भाई आप जानते ही हैं है ना। कोष्टक के बाद तुल्यता सूचक मतलब बराबर हो जाएगा, और ये है तारक चिन्ह या फुट नोट के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया। तो आपने यहाँ पर विराम चिन्ह में कौन कौन से चिन्ह आते हैं इसको देखा है। अब इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको समझते हैं। आपने पीछे देखा कि पूर्ण विराम की बात करेंगे, कोई वाक्य खत्म होगा तब लिखेंगे। प्रश्नवाचक विराम जो होगा वो प्रश्न पूछने पर आएगा है ना। जो आश्चर्य या फिर विस्मयवाचक है, कहीं पर आश्चर्य होने पर आएगा। तो इसके इसी प्रकार सभी प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है, एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया अर्ध विराम, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है और किसी वाक्य की में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अर्ध विराम क्या होता है कि जब स्पष्ट विराम स्थल है वहां पर आएगा, या किसी वाक्य में अलग अलग स्वतंत्र वाक्य है तो वहां पर आएगा है ना। अर्ध विराम की जगह पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय पर ठहराव होता है। मतलब देखिए जो अल्प विराम है उससे थोड़ा सा ज्यादा ठहराव होता है। जैसे सूर्यास्त हुआ है ना, आकाश लाल हुआ, वराह पोखरों से उड़कर घूमने लगे, मोर अपने रहने के झाड़ू पर बैठे हैं, हरिण हरियाली पर सोने लगे, पक्षी गाते हुए घोंसलों की ओर उड़ चले और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। देखिए यहाँ पे सूर्यास्त हुआ, एक वाक्य खत्म हो गया। आकाश लाल हुआ, ये भी एक वाक्य खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि अर्ध विराम का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार अल्प विराम जैसे कि कॉमा, अब कॉमा का प्रयोग आपने पहले देखा है ना। पढ़ते लिखते समय अल्प विराम पर क्षण भर ठहरना चाहिए। यह विराम वाक्य प्रवाह गति को न बिखरने देने के लिए बहुत ही आवश्यक है। संबोधन से परे अर्थ में बाधा पड़ने की जगह, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बताया गया संबोधन से परे अर्थ में बाधा पड़ने की जगह
एक ही दशा में कई पदों और वाक्यांशों के अंतिम पदों को छोड़ शेष के आगे प्रधान वाक्य के आश्रित वाक्यों को पृथक करने के लिए मुख्य क्रिया के कई कर्ता होने पर अंतिम से पहले प्रत्येक कर्ता वाले पद दो परस्पर अन्वित पदों अथवा वाक्यांशों के बीच खंड खंड होने पर। तो देखिए ये सब बताया गया कहाँ पर किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा सीधा सा कि अल्प विराम मतलब कॉमा का यूज कहाँ कहाँ होता है। अपूर्ण विराम, इसे न्यून विराम या विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर अथवा किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण देने पर अथवा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में उद्धरण से पहले अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम पर अर्ध विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहरना होता है। जहां पर अपूर्ण विराम मिलेगा वहां पर ठहराव थोड़ा सा ज्यादा होगा। अंग्रेजी में उद्धरण अथवा किसी वक्तव्य के पृथक्करण होने में इसका अधिक प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, देखिए यहाँ पर लगा है ना, फिर करो या मरो, तो यहाँ पर थोड़ा सा विराम अधिक होगा। और आगे बढ़ते देखिए प्रश्न विराम मुझे लगता है कि इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता है कि जहां भी प्रश्न पूछा जाता है वहां पर प्रश्न विराम का प्रयोग किया जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। इसके चिन्ह की बात करेंगे तो इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, है ना, ये सब चीज। विस्मय विराम का मतलब ये होता है कोई भी आश्चर्य की चीजें उत्पन्न होने पर। अब आश्चर्य में आप खुशी भी हो सकती है, आपको डर भी हो सकता है, दुख भी हो सकते हैं, कोई भी मनोवेग है जिसको प्रस्तुत करने के लिए विस्मय विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका चिन्ह ये देखिए यहाँ पे लिखा भी, जैसे वाह, मान लीजिए वाह, आप बोल रहे वाह वाह कितना अच्छा आप बोलते हैं, है ना, अरे वाह हम तो जीत गए, आपने ऐसे लिखा, अरे वाह, अब ये आश्चर्य की बात है ना, हम जीत गए, है ना, मतलब ये चीज है। तो जहां पर भी आश्चर्य होना है वहां पर आप क्या करेंगे, विस्मय विराम का प्रयोग करेंगे। आगे दिया है निर्देशन। देखिए निर्देशन की बात करेंगे, निर्देशन चिन्ह को अंग्रेजी में डैश कहते हैं, है ना। यहाँ पर दिया गया कि इसका देखिए इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है ना। इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अध्यापक, तुम जा सकते, देखिए टीचर ने क्या कहा, तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे ये अलगाव हो रहा है। योजक को यहाँ पे देखिए संबंध चिन्ह कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए राम श्याम, ये दोनों जोड़ने की बात की गई, योजक नाम से पता चल रहा है। अवतरण विराम, अवतरण का मतलब इसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये ऐसे रहता है, सिंगल होता है ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये भी आपने कई बार प्रयोग किया होगा। देखिए अवतरण विराम को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एकल या फिर युगल। एकल अवतरण विराम का प्रयोग किसी वाक्य के एक अंश अथवा शब्द के लिए होता है। मतलब जब एक अंश होता है या फिर एक शब्द होता है तो वहां पे एकल विराम का प्रयोग किया जाता है। युगल अवतरण विराम का प्रयोग किसी के कथन को यथावत रूप से उद्धृत करने के लिए होता है। मतलब देखिए आपने अंग्रेजी में एक बिंदु पढ़ा होगा, नरेशन। नरेशन में आपने देखा होगा जब डायरेक्ट नरेशन लिखा जाता है तो इसमें हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। सेम यही डेटा यहाँ पे दिया गया कि किसी के कथन को यथावत रूप से उद्धृत करने के लिए क्या होते हैं, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए प्रजातंत्र का अर्थ है क्या है, मैं जानती हूँ। देखिए यहाँ पे प्रजातंत्र एक शब्द है तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है ना। महापुरुषों ने कहा है मनुष्य नश्वर है। देखिए महापुरुषों ने जैसा कहा है वो एकदम सेम टू सेम वैसे लिखा गया, इस वजह से डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है लोप विराम, इसे वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। लोप विराम में कुछ अंश के लुप्त होने रहने का बोध होता है, अतः किसी अवतरण का कोई अंश अप्रकाशित रखने पर कुछ रखने अथवा कुछ ही अंश लिखकर संपूर्ण का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मैं अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ, तेरे आचरणों को तो, अब यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। लाघव विराम, इसे देखिए संक्षिप्त सूचक भी कहते हैं। संक्षिप्त शब्दों के बाद लाघव विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए पीईटी लिखा है ना, यहाँ पे डॉक्टर, देखिए यहाँ पे डॉक्टर लिखा है तो आप इसको डॉक्टर पढ़ेंगे, है ना, आपको पता है। जैसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, है ना। मान लीजिए आपको लिखना है संत कबीर नगर, तो आपने लिखा संत, फिर यहाँ पे कबीर और नगर। तो इस तरीके से ये चीज़ों को शॉर्ट कट करने में ऐसे होता है। जैसे आपने यहाँ पे पीईटी लिखा है, इसका भी पूरा नाम अलग है ना, तो ये शॉर्ट कट चीज़ों में को प्रस्तुत करने के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया त्रुटि विराम, इसे हंस पद का भी नाम दिया जाता है त्रुटि विराम को, है ना। इसे हंस पद या काक पद भी कहते हैं। जब कोई अक्षर मतलब त्रुटि हो जाए, जैसे देखो यहाँ पे भारत है ना, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज छूट गया है ना, से मैच जीत गया। अब यहाँ पे से जीत गया मतलब क्या है, किसी का नाम आएगा। आपने जैसे मान लिया मुझे, अब यहाँ पे आपको लिखना है कल विद्यालय जाना है, अब यहाँ पे कल छूट गया, आपने लिखा विद्यालय
जाना है ना, विद्यालय जाना है। तो आपने ऐसे लिख दिया। अब देखिए आपने जैसे ही लिखा यहाँ पे कल छूट गया, तो आप एक चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कल, मुझे कल विद्यालय जाना है, ये सही होगा। आगे दिया कोष्ठक, तो देखिए कोष्ठक की बात करेंगे। यहाँ पर दिया किसी वाक्य में किसी शब्द विशेष को सुस्पष्ट अर्थ या संदर्भ बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विषय विभाग में क्रम सूचक अक्षरों अथवा अंकों के साथ समानार्थी शब्दों का एवं अथवा वाक्यांशों के साथ मूल वाक्य के साथ आकर उससे रचना का कोई संबंध न हो, ऐसे वाक्यों को मतलब क्या कहते हैं। देखो कुल मिलाजुला के आप ऐसे समझिएगा कि कोष्ठक क्या होता है, किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए मास्टर ब्लास्टर, अब ब्रैकेट में लिखा है सचिन तेंदुलकर, तो मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को, कि आते ही स्टेडियम में नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक चीज ये भी याद रखिएगा, कोष्ठक में जो चीजें लिखी होती हैं उच्चारण करते समय उन्हें पढ़ा नहीं जाता, आप ऐसे पढ़ेंगे मास्टर ब्लास्टर के आते ही स्टेडियम में नई ऊर्जा का संचार हुआ। हिंदू हृदय सम्राट की जन्मतिथि मनाएगी, तो यहाँ पे शिवाजी राजे भोसले आपको समझ में आएगा, है ना। रंभा अपने सौंदर्य में सुपर्णखा कुरूपता में अद्वितीय थी। जैसे देखिए रंभा अपने सौंदर्य में और सुपर्णखा अपने कुरूपता में अद्वितीय थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है जैसी वह सुरूपा थी वैसी सुपर्णखा कुरूपा थी, है ना। यहाँ पे देखिए फहाद, अब तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो ना, ये व्यग्रता से कह रहा है, तो यहाँ पे भाव इसका निकाला गया। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया तुल्यता सूचक चिन्ह, तो तुल्यता सूचक का मतलब होता है कि यहाँ पर समानता का अर्थ प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दिन बराबर दिवस, रात्रि बराबर निशा, अचला बराबर पृथ्वी, ये दोनों बराबर है ना। तारक चिन्ह फुट नोट अथवा पाद टिप्पणी देने के से लगाए जाते हैं। इन्हें रखकर ऊपर के शब्दों अथवा वाक्यांशों अथवा वाक्य के संबंध बताने वाले अंश को पृष्ठ के नीचे लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए दिया शब्द सौष्ठव, एलिगेंस ऑफ वर्ड्स, है ना। तो देखिए शब्द की बात करेंगे, यहाँ पर दिया अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित, है ना, सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को ध्वनि समूह कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आगे की क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिनमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।